तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ITI स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड्स, इससे पिछली क्लास में हमने जो हमारा फास्टनर चैप्टर था उसको पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फिटर का, जो है हमारा चैप्टर का नाम है मशीनों की स्थापना और मेंटेनेंस। मतलब मशीनों की स्थापना कैसे की जाती है और उसका मेंटेनेंस कैसे किया जाता है, तो उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आपने हमारी फिटर थ्योरी का जो हम कोर्स लेकर आए हैं, अगर उसकी पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैप्टर 15 बोल रहा है मशीनों की स्थापना और मेंटेनेंस। तो अब मशीनों की स्थापना क्या रहता है? तो बोल रहा है मशीनों की स्थापना करना। बोल रहा है वर्कशॉप में मशीनों की स्थापना करते समय बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि यदि मशीन गलत स्थापित हो जाए तो मशीन पर काम करने में कठिनाई आ सकती है। इसलिए मशीन को जब भी वर्कशॉप में स्थापित करना होता है तो कुछ विशेष बातों का पहले से ध्यान रखना जरूरी है। मतलब बोल रहा है कि जब हम वर्कशॉप में मशीन को एक जगह से दूसरी जगह पर रखते हैं या मशीन की हम सेटिंग करते हैं, तो क्या करते हैं कि मशीन को बहुत ही सावधानी से मतलब उसकी सेटिंग करनी चाहिए। नहीं तो क्या कर हो सकता है मशीन पर मतलब हमें चोट लग सकती है या हमें बहुत सी प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो उन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बोल रहा है मशीनों की स्थापना करते समय निम्नलिखित कार्यक्रिया करनी पड़ती है। मतलब मशीनों की स्थापना करते समय बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो पहला है हमारा पैकिंग खोलना। सबसे पहले क्या बोल रहा है? सबसे पहले मशीन की पैकिंग खोलनी चाहिए और दिए गए निर्देशों के अनुसार मशीन को बाहर निकलना चाहिए। मतलब अब कोई मशीन वर्कशॉप में आई है तो सबसे पहले क्या करते हैं, मशीन की पैकिंग खोलनी चाहिए और हमें दिए गए निर्देशों के अनुसार मशीन को बाहर निकालना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है? पैकिंग खोलने के बाद सप्लाई ऑर्डर के अनुसार मशीन के मुख्य भागों व सहायक जुगाड़ों को चेक कर लेना चाहिए कि पूरा सामान पूरा आया है कि नहीं। मतलब कि जब हम पैकिंग खोलते हैं तो उसके बाद जो सप्लाई ऑर्डर रहता है उसके अनुसार हमें मशीन के जो सभी भाग हैं उनको अच्छे से चेक कर लेना चाहिए कि सामान पूरा आया है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आधा अधूरा सामान ही आया हो। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? लटकाना, स्लिंगिंग। बोल रहा है मशीन की पैकिंग खोलने के बाद देखना चाहिए कि मशीन को उठाने के लिए कोई निर्देश दिए हैं कि नहीं। यदि निर्देश दिए हों तो उसी के अनुसार उठाना चाहिए। मशीन को उठाने के लिए रस्सों, क्रेन और चैन पुल्ली का प्रयोग किया जाता है। यदि मशीन को उठाने के लिए कोई निर्देश ना दिया गया हो तो मशीन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ध्यान में रखकर उठाना चाहिए। तो वही बोल रहा है लटकाना, स्लिंगिंग। मतलब बोल रहा है कि मशीन की जो पैकिंग रहती है उसको खोलने के बाद हमें देखना चाहिए कि मशीन को उठाने के लिए कुछ उसमें निर्देश दिए गए हैं कि नहीं। यदि निर्देश दिए गए हैं तो उसी के अनुसार उठाना चाहिए। यदि अगर निर्देश ना दिए हों तो क्या करना चाहिए? मशीन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब मशीन को बीच से उठाना चाहिए। अब उसके लिए हम किसी भी लकड़ी का सहारा दे सकते हैं, उससे उठाना चाहिए। और मशीन को उठाने के लिए किस किस का यूज किया जाता है? रस्से हुआ, क्रेन हुआ, चैन पुल्ली हुआ, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है मशीनों की स्थापना और लेबलिंग करना। अब मशीनों की स्थापना और लेबलिंग करना क्या होता है? बोल रहा है मशीनों को सुनिश्चित स्थान के पास पहुंचाने के बाद मशीन के आधार बेस में दिए गए सुराखों के अनुसार फर्श पर मार्किंग करके फाउंडेशन बोल्ट के लिए सुराख करने चाहिए। अब मशीन क्या है? मशीन को जब हम सुनिश्चित स्थान पर पहुंचा दिया है तो उसके बाद मशीन के जो बेस दिया रहता है तो उसमें क्या रहता है, जो सुराख दिए रहते हैं उसके अनुसार फर्श पर मार्किंग करके जो हमारे फाउंडेशन बोल्ट रहते हैं उसके लिए सुराख करने चाहिए। इसके बाद रोड़ी, कंक्रीट व सीमेंट के साथ फाउंडेशन बोल्ट फिट करने चाहिए। मतलब रोड़ी हुआ, कंक्रीट हुआ, सीमेंट के साथ हमारे जो फाउंडेशन बोल्ट रहते हैं उनको तैयार करना चाहिए और 12 से 24 घंटे तक उन्हें क्या पक्का होने देना चाहिए। मतलब 12 से 24 घंटे तक तो उन्हें रखना ही पड़ता है जब तक कि वो पक्का ना हो जाए। उसके बाद मशीन को क्रेन द्वारा उठाकर धीरे धीरे फाउंडेशन बोल्ट के अनुसार नट टिकाकर नट कस लेने चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं, मशीन को क्रेन द्वारा उठाकर जो फाउंडेशन बोल्ट रहते हैं उसके नीचे मशीन को लगाकर और जो नट बोल्ट रहते हैं उनको कस देना चाहिए। यदि कोई मशीन अधिक झटकों के साथ चलती है तो उसके लिए एंटी वाइब्रेशन पैड का उपयोग किया जाता है। मतलब जो मशीन ज़्यादा झटकों के साथ चलती है तो उसके लिए क्या रहता है, एक एंटी वाइब्रेशन पैड रहता है जिससे मशीन पर झटके वगैरह नहीं लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है? मशीनों की स्थापना करने के बाद फर्श की लेवलिंग ठीक होनी चाहिए। मतलब जो हम मशीनों की स्थापना कर रहे हैं तो जो हमारा फर्श है वो लेवल में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं से ऊंचा है कहीं से नीचा है। तो लेवलिंग ठीक होनी चाहिए। लेवलिंग चेक करने के लिए स्प्लिट लेवल, ट्राई स्क्वायर लेवलिंग कीवेज का प्रयोग किया जाता है। अब लेवल चेक करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? स्प्लिट लेवल हुआ, ट्राई स्क्वायर हुआ, लेवलिंग कीवेज हुआ आदि का प्रयोग किया जाता है। अब आ जाता है हमारा स्प्लिट लेवल। अब स्प्लिट लेवल क्या रहता है? तो बोल रहा है यह एक लेवल चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है। कैसा है? लेवल चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है। स्प्लिट लेवल में कांच की एक गोल ट्यूब बॉयल होती है जिसमें आंशिक रूप से अल्कोहल तरल पदार्थ भरा होता है। तो स्प्लिट लेवल हमारा कुछ नहीं रहता है, एक कांच की बोतल रहती है जिसमें क्या भरा होता है? अल्कोहल भरा होता है।
इस ट्यूब में एक बुलबुला दिखाई देता है। बुलबुला और तरल पदार्थ दोनों ग्रेविटी के फोर्स से बराबर क्रिया करते हैं। मतलब जो हमारा स्पिरिट लेवल रहता है उसमें कुछ नहीं रहता है, एक बुलबुला रहता है। तो जो बुलबुला रहता है वो हमारा क्या रहता है, ग्रेविटी के फोर्स के द्वारा बराबर क्रिया करते हैं। जब स्पिरिट लेवल का आधार क्षैतिज धरातल पर समतल होता है तो बुलबुला स्केल के केंद्र में रुकता है। मतलब जब हमारा मतलब जो फर्श है अगर वो लेवल में रहेगा तो जो हमारा बुलबुला है वो बीच में आकर रुक जाएगा, तो वो हम समझेंगे कि वो हमारा जो सरफेस है वो लेवल में है, मतलब समतल है। यदि धरातल की जो सतह ऊंची होगी तो बुलबुला उसके विपरीत दिशा में रहता है। मतलब धरातल की जो भी सतह ऊंची होगी, मतलब लेफ्ट साइड से अगर ऊंची है तो बुलबुला हमारा राइट साइड जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि लेफ्ट साइड से मतलब सतह ऊंची नीची है। अगर राइट साइड जा रहा है तो हम समझेंगे कि जो सतह है वो लेफ्ट साइड से ऊंची नीची है। तो ऐसे उसको जानते हैं। अब स्पिरिट लेवल के भी प्रकार होते हैं, तो पहला आ जाता है प्रिसीजन स्पिरिट लेवल। क्या बोल रहा है, इसका प्रयोग 0.02 से 0.05 mm प्रति स्ट्रोक प्रति 1000 mm की शुद्धता में लेवल चेक किया जाता है। जो प्रिसीजन स्पिरिट लेवल रहता है उसमें कितना 0.02 से 0.05 mm प्रति 1000 mm की शुद्धता में लेवल चेक किया जाता है। तो ये हमारे प्रिसीजन स्पिरिट लेवल के डायग्राम को दर्शा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे स्पिरिट लेवल का डायग्राम है। इसमें ये बीच में बुलबुला रहता है, तो इसको जब हम सरफेस पर रखते हैं तो ये बुलबुला जिस तरफ से भी ऊंचा नीचा रहेगा उसके विपरीत दिशा में बनता है। तो पहला हमारा हो गया प्रिसीजन स्पिरिट लेवल। दूसरा आ जाता है हमारा ब्लॉक स्पिरिट लेवल। अब ब्लॉक स्पिरिट लेवल क्या रहता है, तो बोल रहा है इसका प्रयोग मशीन की वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर और हॉरिजेंटल क्षैतिज लेवलिंग के लिए किया जाता है। मतलब ऐसा क्वेश्चन बनता है कि मशीन की वर्टिकल और हॉरिजेंटल लेवलिंग के लिए किस स्पिरिट लेवल का यूज किया जाता है, तो उसके लिए हम ब्लॉक स्पिरिट लेवल का यूज करते हैं। इसका अधिकतर प्रयोग मशीन टूल स्लाइडों की वर्टिकल और हॉरिजेंटल अलाइनमेंट करने के लिए किया जाता है। मतलब कोई भी मशीन है उसकी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज अलाइनमेंट करने के लिए किसका यूज करते हैं, ब्लॉक स्पिरिट लेवल का यूज करते हैं। तो ये हमारे ब्लॉक स्पिरिट लेवल का डायग्राम दिखा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे ब्लॉक स्पिरिट लेवल के डायग्राम को दिखा रहा है। नोट क्या बोल रहा है, स्पिरिट लेवल की सेंसिटिवनेस ग्लास ट्यूब में भरे द्रव के प्रकार पर निर्भर करती है। जो स्पिरिट लेवल रहता है उसकी जो संवेदनशीलता रहती है वो किस पर, जो हमारा ट्यूब रहता है उसमें जो द्रव भरा है, अब चाहे वो एल्कोहल हो या कुछ भी हो, तो द्रव के प्रकार पर निर्भर करती है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है निरीक्षण। अब टेस्टिंग क्या रहती है, तो टेस्टिंग को भी हम पढ़ लेते हैं। बोल रहा है मशीनों को लगाने से पहले व बाद में निरीक्षण करना जरूरी होता है। मतलब कोई भी मशीन है उसे लगाने से पहले व बाद में निरीक्षण करना जरूरी होता है। यदि किसी प्रकार की खराबी या कमियां हो तो गारंटी पीरियड में मशीन को कंपनी वाले खुद ठीक करके देते हैं। अगर मशीन में कोई खराबी है या कमी है तो गारंटी पीरियड में मशीन रहेगी तो उसको कंपनी वाले खुद ठीक करके देते हैं। अब टेस्टिंग जो रहते हैं उसको भी दो भागों में बांटा गया है। तो कौन से दो भागों में बांटा गया है, पहला है हमारा स्टैटिक टेस्ट। अब स्टैटिक टेस्ट क्या रहता है, तो बोल रहा है यह वह टेस्ट है जो मशीन को चलाए बिना किए जाते हैं। मतलब जो हमारे पहले टेस्ट हैं वो ये वाले टेस्ट है जिसमें मशीन को चलाया नहीं जाता है, मतलब मशीन को चलाए बिना किए जाते हैं। जैसे मशीन की फ्लैटनेस, मशीन की अलाइनमेंट, समांतरता, सकेंद्रिता आदि। मतलब मशीन की फ्लैटनेस चेक की जाती है, मशीन की अलाइनमेंट मतलब सीध चेक की जाती है, मशीन एक सीध में है कि नहीं, समांतरता उसकी समांतरता चेक की जाती है, सकेंद्रिता आदि को चेक किया जाता है। इस टेस्ट के लिए डायल टेस्ट इंडिकेटर, स्लिप गेज, स्टेटेज, साइन बार आदि का प्रयोग किया जाता है, जिनको हम पहले ही पिछली क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको पता होगा डायल टेस्ट इंडिकेटर क्या रहता है, स्लिप गेज क्या रहता है, स्टेटेज क्या रहता है। तो किससे क्या चेक किया जाता है, तो ये सब किससे चेक की जाती है, हमारी फ्लैटनेस, अलाइनमेंट वगैरह इन उपकरणों से की जाती है। तो पहला टेस्ट हो गया हमारा कौन सा, स्टैटिक टेस्ट। स्टैटिक टेस्ट को आपको याद रखना है, इसमें मशीन को चलाया नहीं जाता है, डायरेक्ट उसकी फ्लैटनेस हुआ, अलाइनमेंट हुआ, इसको चेक किया जाता है। दूसरा टेस्ट आ जाता है हमारा डायनेमिक टेस्ट। अब डायनेमिक टेस्ट हमारा क्या रहता है, तो डायनेमिक टेस्ट का बोल रहा है जो टेस्ट मशीनों को चलाकर देखे जाते हैं उन्हें डायनेमिक टेस्ट कहते हैं। जो डायनेमिक टेस्ट रहते हैं इसमें मशीनों को चलाकर देखा जाता है। इसमें जॉब को ही मशीन के ऊपर बनाकर उसकी शुद्धता को मापा जाता है। मतलब जॉब को मशीन के ऊपर बनाकर उसकी शुद्धता को मापा जाता है। इसके अतिरिक्त मशीन की आवाज़, पार्टों, गियरों इत्यादि की प्ले, लुब्रिकेशन सिस्टम आदि को भी चेक किया जाता है। मतलब जॉब को बनाकर तो मशीन पर देखा ही जाता है, उसके अलावा हमारे जो गियर हैं, गियर की प्ले वगैरह चेक की जाती है, लुब्रिकेशन के जो हमारे सिस्टम रहते हैं उसको भी चेक किया जाता है। तो ये हो गए हमारे मशीनों के टेस्ट। पहला हो गया स्टैटिक टेस्ट, दूसरा हो गया डायनेमिक टेस्ट। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है मशीन की फाउंडेशन। इससे फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मशीन की फाउंडेशन रहती है कैसे की जाती है,
तो बोल रहा है मशीन की फाउंडेशन कंक्रीट मिश्रण अनुपात के साथ की जाती है, जो कि प्रायः 1:2:4 अर्थात 1 भाग सीमेंट, 2 भाग रेत और 4 भाग पत्थर होती है। जो मशीन की फाउंडेशन में जो मिश्रण यूज करते हैं वो कितने अनुपात में डाला जाता है? 1:2:4, मतलब 1 भाग रहेगा हमारा सीमेंट, 2 भाग रहेगा रेत और 4 भाग पत्थर होता है। तो ये हमारी मशीन की फाउंडेशन के लिए यूज होता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है मशीनों की मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस क्या होता है, तो मेंटेनेंस देख लेते हैं। बोल रहा है जिस प्रकार हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन स्नान, शारीरिक सफाई और खाने पीने का पूरा ध्यान रखते हैं, ठीक उसी प्रकार मशीनों की शुद्धता और लंबे जीवन काल के लिए उसकी देखभाल व रखरखाव का ध्यान रखना जरूरी होता है। मतलब जिस प्रकार हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज नहाते हैं, खाना पीना खाते हैं, उसी प्रकार मशीन की मतलब लंबी उम्र के लिए मशीन की देख रखाव व देखभाल करना ही मेंटेनेंस कहलाता है। मशीन चलती हो या ना चलती हो उसमें कोई ना कोई दोष पड़ता ही रहता है। अब मशीन चल रही है तब भी उसमें दोष पड़ेगा, अगर मशीन बंद है तब भी उसमें दोष पड़ता ही रहता है। इन दोषों को ठीक ना करेंगे तो मशीन काम करना बंद कर देगी। अगर हम इन दोषों को ठीक नहीं करेंगे तो हमारी मशीन काम करना बंद कर देगी। इसलिए दोषों को दूर करने को ही मेंटेनेंस या देखभाल या मरम्मत कहते हैं। मतलब इन दोषों को दूर करना ही हमारा मेंटेनेंस, मरम्मत या देखभाल कहलाता है। मशीनों की मेंटेनेंस में उसकी सफाई करना, तेल देना, टूटे पार्टों को बदलना, घिसे भागों को बदलना, नट बोल्ट इत्यादि को कसना, ये सभी मेंटेनेंस में आते हैं। तो मेंटेनेंस में क्या क्या आता है हमारा? सफाई करना, तेल वगैरह देना, टूटे पार्टों को बदलना, घिसे भागों को बदलना, तो ये सभी हमारे मेंटेनेंस के अंतर्गत आते हैं। अब आ जाता है मेंटेनेंस के प्रकार। तो मेंटेनेंस 3 प्रकार की होती है। मेंटेनेंस कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। तो पहली आ जाती है हमारी रूटीन मेंटेनेंस। अब रूटीन मेंटेनेंस क्या रहती है? तो रूटीन मेंटेनेंस को क्या बोलते हैं? नियमित रख रखाव। तो बोल रहा है इस प्रकार की मेंटेनेंस में प्रतिदिन मशीनों को चलाने से पहले साफ करके उसमें तेल इत्यादि दिया जाता है, तथा मशीनों के नट बोल्ट इत्यादि भी देख लिए जाते हैं। यदि कोई ढीला हो तो उसे कस लेना चाहिए। इसमें ग्रीस आदि भी दी जाती है। तो रूटीन मेंटेनेंस क्या रहता है? रूटीन मेंटेनेंस में कुछ नहीं रहता है फ्रेंड। प्रतिदिन मशीनों में हमारा जैसे हमें तेल वगैरह देना है या जो उसके नट बोल्ट आदि ढीले हैं तो उन्हें कस देना ही हमारा किसके रूटीन मेंटेनेंस के अंतर्गत आता है। कोई पार्ट टूटा हो या ज़्यादा घिस गया हो तो उसकी जगह नया पार्ट लाकर फिट कर दिया जाता है। इस प्रकार मशीन बिना रुके काम करती रहती है। मतलब रूटीन मेंटेनेंस में क्या रहता है? रोज उसको तेल वगैरह देना, उसके जो पार्ट घिस गए हैं या जो नट ढीला वगैरह है तो उसको टाइट कर दिया जाता है। तो ये हमारे रूटीन मेंटेनेंस में आता है। दूसरा आ जाता है हमारा प्रीवेंटिव मेंटेनेंस। अब प्रीवेंटिव मेंटेनेंस क्या रहता है? तो बोल रहा है इस प्रकार की मेंटेनेंस में प्रत्येक मशीन को ठीक करने के लिए समयबद्ध प्रोग्राम बनाया जाता है, जिसमें नियमानुसार प्रत्येक मशीन को उसके समय अनुसार पूरी चेकिंग की जाती है। बस जो पार्ट खराब है उन्हें बदला जाता है। अब प्रीवेंटिव मेंटेनेंस क्या रहती है? तो प्रीवेंटिव मेंटेनेंस में क्या रहता है कि प्रत्येक मशीन को ठीक करने के लिए एक मतलब समय बनाया जाता है कि किस मशीन को किस समय में ठीक करना है। तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? प्रीवेंटिव मेंटेनेंस। मतलब उसमें एक समय सारणी बनाई जाती है कि इस मशीन को इस समय देखना है और जो पार्ट वगैरह उसके खराब है तो उसको कब बदलना है। इस प्रकार मशीन की अचानक बंद होने की संभावना बहुत कम रहती है और मशीन ठीक चलती रहती है। देखभाल की समय सारणी प्रत्येक मशीन के साथ लगाई जाती है ताकि उसे सही समय पर चेक वगैरह किया जा सके। अब थर्ड आ जाती है हमारी ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। दो मेंटेनेंस हम पढ़ चुके हैं, पहली है रूटीन मेंटेनेंस, दूसरी है प्रीवेंटिव मेंटेनेंस। अब थर्ड आ जाती है हमारी ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। क्या बोला है? इसमें कई बार अचानक मशीन में खराबी आ जाती है या कोई पार्ट टूट जाता है या दुर्घटना के कारण मशीन खराब हो जाती है तो उसे ठीक करने में ज़्यादा समय लग जाता है। इससे ज़्यादा लंबे समय तक मशीन बंद रहती है जिससे उत्पादन रुक जाता है। इसे क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन मेंटेनेंस बोलते हैं। ब्रेक डाउन मेंटेनेंस का मतलब ये रहता है कि हमारा मशीन का कोई ऐसा पार्ट टूट गया है जिससे मशीन को मतलब कंपनी में ठीक नहीं किया जा सकता है, या मशीन हमारी इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि उससे हमारा प्रोडक्शन ही रुक गया है। तो वो सब किसके अंतर्गत आता है? ब्रेक डाउन मेंटेनेंस के अंतर्गत आता है। ब्रेक डाउन मेंटेनेंस में कई बार मशीनों की अदला बदली भी की जाती है। जो ब्रेक डाउन मेंटेनेंस रहता है उसमें कई बार क्या रहता है? मशीनों की अदला बदली भी करते हैं। जैसे कोई मशीन किसी जगह मशीन की जगह फिट करनी है तब मशीनों को बंद करना पड़ता है। ऐसा ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में आता है। तो क्या बोल रहा है कि मशीन कई बार क्या रहता है? मशीन को ही बदलना पड़ता है या मशीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के अंतर्गत आता है। तो हमने 3 मेंटेनेंस पढ़ लिए, रूटीन मेंटेनेंस, प्रीवेंटिव मेंटेनेंस और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। अब आगे चलते हैं। अब आ जाता है मशीनों की ओवरहालिंग करना। अब ओवरहालिंग क्या रहती है? तो बोल रहा है मशीन को ठीक दशा में रखने और उसका जीवन काल बढ़ाने के लिए, उसकी परिशुद्धता बनाए रखने के लिए आवश्यक हो जाता है कि कुछ निश्चित समय के बाद मशीन की ओवरहालिंग की जाए। ओवरहालिंग में मशीन के प्रत्येक पार्ट को खोलकर अलग कर दिया जाता है और उन्हें साफ करके तेल देकर दोबारा फिट किया जाता है। मशीन की ओवरहालिंग करने के लिए निम्नलिखित कार्य क्रियाएं की जाती हैं। तो मशीन की ओवरहालिंग करने का मतलब ये है
कि मशीन का जीवन काल लंबे समय तक या हमारी मशीन लंबे समय तक कार्य करे, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि मैं मशीन को मतलब प्रत्येक पार्ट को खोलकर अलग कर दिया जाता है, तथा जो पार्ट खराब है उसको बदल दिया जाता है। मतलब जहां पर ऑयलिंग की जरूरत है तो वहां पर ऑयलिंग वगैरह मशीन को कर दिया जाता है। तो ये हमारा किसके अंतर्गत आता है? ओवरहालिंग के अंतर्गत आता है। तो अब ओवरहालिंग में क्या क्या क्रिया की जाती है? तो पहला है खोलना, डिसमेल्टिंग। बोल रहा है ओवरहॉलिंग करने के लिए मशीन के प्रत्येक पार्ट को खोलकर अलग कर दिया जाता है। मतलब जो हमारी ओवरहॉलिंग रहती है उसमें क्या करते हैं, मशीन के प्रत्येक पार्ट को खोलकर अलग कर दिया जाता है। मशीन को खोलने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी कर लेनी चाहिए। यदि मशीन की कार्यविधि के बारे में जानकारी ना हो तो उसे नहीं खोलना चाहिए। प्रत्येक इस मशीन के प्रत्येक पार्ट को खोलने के बाद नट बोल्ट, स्क्रू और छोटे छोटे पार्ट्स आदि को एक ट्रे में डालकर रखना चाहिए। पार्ट्स को खोलते समय उसके साक्षी निशानों को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे फिटिंग वाले पार्ट्स को दोबारा फिट करने में आसानी रहती है। तो पहला रहता है हमारा डिसमेल्टिंग। तो इसमें क्या करते हैं, मशीन को जो भी पार्ट है उसको पूरी तरीके से खोल लिया जाता है। अगर फ्रेंड्स हमें मशीन के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो उसको नहीं खोलना चाहिए। अब इसमें क्या करते हैं, जो हमारे नट बोल्ट या छोटे छोटे पार्ट्स रहते हैं तो उसको क्या करते हैं, एक ट्रे में रख देते हैं ताकि कोई पार्ट इधर उधर ना हो। पार्ट्स को खोलते समय साक्षी निशानों, मतलब पार्ट्स को खोलते समय जो साक्षी निशान, मतलब जो चीज, जो पार्ट्स हमने जहां खोला है तो उसको हमें ध्यान रखना चाहिए। वह फिटिंग वाले पार्ट्स को दोबारा फिट करने में आसानी रहती है। तो क्या रहता है, अगर हम बिना जानकारी के मशीन को खोल देंगे, जब हमें पता ही नहीं चलेगा किस पार्ट को कहाँ फिट करना है, तो उसे फिट करने में प्रॉब्लम आएगी। तो तो उसके लिए क्या करना रहता है कि जो हमारे साक्षी निशान है, मतलब उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमने ये पार्ट इस समय खोला है तो उसको यहाँ पर फिट किया जाता है। दूसरा पॉइंट आ जाता है साफ करना। अब साफ करना क्या रहता है, क्लीनिंग। बोला है मशीन के प्रत्येक पार्ट को खोलने के बाद उसे साफ किया जाता है। पार्ट्स को साफ करने के लिए थोड़ी देर तक मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है और बाद में ब्रश या साफ कपड़े के द्वारा साफ कर लिया जाता है। तो साफ करना क्या रहता है, मशीन का जो पार्ट्स है जिसमें जंग वगैरह लग गया है तो उसे क्या करते हैं, मिट्टी के तेल में डुबो कर रख देते हैं। उसके बाद ब्रश या साफ कपड़े से उसको साफ कर दिया जाता है। अब आ जाता है चेक करना। अब चेकिंग क्या रहता है, तो बोल रहा है प्रत्येक पार्ट को साफ करने के बाद उसे चेक करना आवश्यक होता है। इसमें यह देखा जाता है कि पार्ट्स में कोई खराबी तो नहीं है। किसी पार्ट में कोई खराबी हो तो उसे ठीक कर लेना चाहिए या पार्ट को बदल लेना चाहिए। अब चेक करना क्या मतलब, कि हमें पार्ट्स को चेक करना चाहिए कि कोई पार्ट्स खराब तो नहीं है, या किसी पार्ट में कोई पार्ट कहीं से डिफेक्टिव तो नहीं है। तो अगर वो डिफेक्टिव है या उसमें कोई खराबी है तो उसको ठीक कर लेना चाहिए। अगर पार्ट वो फिट नहीं हो रहा है या पार्ट ही खराब है तो पार्ट को बदल लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाता है तेल लगाना। ऑयलिंग क्या रहता है, बोल रहा है पार्ट्स को साफ करने के बाद उस पर तेल लगाया जाता है। जो पार्ट्स रहते हैं उसको साफ करने के बाद उस पर तेल वगैरह लगाया जाता है। तेल लगाने से पहले पार्ट्स को जंग लगने से बचाया जा सकता है। अब जो तेल लगाने से हमारा क्या फायदा रहता है, उससे क्या रहता है, हमारे पार्ट्स पर जंग वगैरह नहीं लगती हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाता है असेंबल करना। पार्ट्स को साफ करने और तेल लगाने के बाद फिर से असेंबल किया जाता है। पार्ट्स को फिट करने के लिए अधिक ताकत का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब जो पार्ट्स रहते हैं उसे फिट करने के लिए अधिक ताकत, मतलब हमारा हैमर वगैरह का यूज नहीं करना चाहिए। और जिस स्थान पर पार्ट्स को जोड़ना हो वह स्थान साफ सुथरा होना चाहिए। पार्ट्स को जोड़ते समय साथ साथ चेकिंग भी करते रहना चाहिए कि पार्ट ठीक तरह से फिट हो रहे हैं कि नहीं। पूरी मशीन को असेंबल करने के बाद चेक करना चाहिए कि वह अपना कार्य ठीक तरीके से कर रही है या नहीं। यदि कोई कमी है तो उसे पूरा कर देना चाहिए। मतलब बोल कहने का मतलब ये है कि असेंबल करना में कुछ नहीं रहता है। पार्ट्स को साफ करने या तेल लगाने के बाद उसके जो भी पार्ट्स हैं उसे अच्छी तरीके से फिट करना चाहिए, व अधिक ताकत का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तथा यह भी चेक करना चाहिए कि जब हमने मशीन को पूरी तरीके से फिट कर दिया है पार्ट्स को, तो हमारी मशीन ठीक तरीके से कार्य कर रही है कि नहीं। तो ये सब भी हमें चेक करना पड़ता है। नोट क्या बोल रहा है, मशीन असेंबल करते समय जो पार्ट पहले खोला जाता है, मतलब जो पार्ट सबसे पहले खोला जाता है उसे बाद में लगाया जाता है। अब फ्रेंड जाहिर सी बात है कि जो पार्ट हम सबसे पहले खोलेंगे कोई मशीन में, तो उसके बाद हम उसके अंदर के पार्ट्स को खोलेंगे। तो जो पार्ट सबसे पहले खोला जाता है उसे सबसे बाद में ही लगाया जाता है। तो ये नोट बोल रहा है, तो ये आपको याद रखना है। अब आ जाता है एफ नंबर, क्या बोला है, मशीन की अलाइनमेंट करना। अब अलाइनमेंट क्या रहता है, बोल रहा है मशीन के पार्ट्स और शाफ्टों को परिशुद्धता में सेट करने को अलाइनमेंट कहती है। मशीन के जो पार्ट्स रहते हैं और शाफ्ट वगैरह रहती है तो उसको अलाइन मतलब परिशुद्धता में सेट करना ही अलाइनमेंट कहलाता है। यदि किसी मशीन का अलाइनमेंट ठीक नहीं होगा तो उस पर परिशुद्धता में कार्य नहीं किया जा सकता। यदि कोई मशीन है, अगर उस पर मतलब अलाइनमेंट ठीक नहीं होगा तो उस पर परिशुद्धता में कार्य नहीं किया जा सकता। अब फ्रेंड्स कोई मशीन है, अगर उसका अलाइनमेंट ही ठीक नहीं है तो हमारा जो जॉब ही वो भी टेढ़ा मेढ़ा बनेगा। मतलब जॉब भी हमारा परिशुद्धता में नहीं बन पाएगा। तो क्या है, मशीन की अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है।
मशीन अधिक पावर खर्च कर, अब अलाइनमेंट नहीं होगी तो क्या होगा, मशीन अधिक पावर खर्च करेगी और उसके पार्ट्स भी घिस जाएंगे, जिससे मशीन जल्दी खराब हो जाएगी। तो मशीन की अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है। दो नोट हैं, स्पेशल नोट है, क्या बोला है, मशीन की लेबलिंग में स्वीकृति विचलन, जो स्वीकृति विचलन रहता है लेबलिंग में 0.03 प्रति 300 mm होता है। जो मशीन की लेबलिंग रहती है तो उसमें जो स्वीकृति विचलन रहता है वो 0.03 प्रति 300 mm होता है। नोट क्या बोला है सेकंड, लेबलिंग बोल्ट्स का प्रयोग मशीन की ऊंचाई को एडजस्ट करने के लिए करते हैं। जो लेबलिंग बोल्ट्स रहते हैं उसका प्रयोग मशीन की ऊंचाई को एडजस्ट करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा मशीनों की स्थापना और मशीनों की मेंटेनेंस कैसे की जाती है, तो वो चैप्टर। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने जो हमारा मशीनों की स्थापना और मेंटेनेंस है इसको पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया है। तो फ्रेंड मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।